हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अपना यूनिट थर्ड, जिसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके और हम पहुंच गए थे यहाँ पर कि फैक्टर अफेक्टिंग कंपैक्शन, जिसमें हमने पहला फैक्टर देख लिया था वाटर कंटेंट को पूरा देखा था। देखो थ्योरी बताई थी, लुब्रिकेशन थ्योरी, लैम्बेज थ्योरी, इनके आधार पर मैंने समझाया था। ठीक, अब हम सेकेंड फैक्टर देखते हैं, डिग्री ऑफ कंपैक्शन। ठीक, चलो तो हेडिंग डालो। अब हेडिंग डालो डिग्री ऑफ कंपैक्शन। डिग्री ऑफ कंपैक्शन। अब देखो इसका मतलब क्या है। डिग्री ऑफ कंपैक्शन का मतलब है, अब आप जब कंपैक्ट कर रहे हो तो कितना जोर से, जैसे मान लो मेरा ये हाथ कोई सॉइल मास है। अब पहले मैंने कंपैक्ट किया ऐसे E1 एनर्जी से, मतलब हल्का फुल्का लगाया। अब दूसरी बार मैंने और तेजी से लगाया, तो बताइए सबसे ज्यादा कंपैक्ट कौन सा होगा। तो सेकंड वाले में, मतलब जिसमें ज्यादा एनर्जी लगाया वो मतलब जल्दी कंपैक्ट होगा, मतलब वहाँ ड्राई डेंसिटी जल्दी अचीव होगी। इसी को मैं एक कर्व के थ्रू बताऊं। देखो इसी को अब इसी कर्व के थ्रू समझिए, एक सेकंड। अब देखिए इस कर्व पे मैं अगर हम बनाऊं, ये मेरा जैसे ये वाटर कंटेंट होता है, ये ड्राई डेंसिटी यहाँ हम दिखाते थे, ये दिखाते थे ना गामा डी। तो पहले मैं जब कर्व बनाता था, जैसे ये बनता था, ये ऐसे कर्व बनता था। ठीक, ये बन रहा है। तो मान लो मैंने E1 एनर्जी लगा के ये बनाया था, मतलब ये जो हमें कर्व मिला था शुरुआत में, मैंने ये मेरा मतलब कोई सॉइल है, मैंने इस पे E1 एनर्जी लगा के इतना कंपैक्ट किया, तब यहाँ पर जाकर हमें ड्राई डेंसिटी मिल गई। मतलब इतनी एनर्जी पे, E1 एनर्जी पे इतना लगा दिया, और ड्राई डेंसिटी हमें कहाँ मिली, गामा डी यहाँ मिली। ठीक, ये ऐसा रहा। देखो कर्व कुछ ऐसा बनाना, सीधा बना नहीं, ये ऐसे सीधा थोड़ा। ठीक, ये मैंने पैराबोलिक सा बना दिया। ठीक, आप लोग सही बनाइएगा ऐसे, ये ऐसे थोड़ा सा। ठीक, चलो तो मतलब मान लिया मैंने E1 एनर्जी पे ऐसा कर मिला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, और तेजी से, मतलब जैसे ये हाथ था मैंने और तेजी से कंपैक्ट किया, मतलब एनर्जी को और बढ़ाया। तो आप ही बताइए, ये जो मतलब ड्राई डेंसिटी हमें मिल रही थी, मतलब गामा डी मैक्स यहाँ हमें जो मिल रहा था, मान लो ये हमें गामा डी 1 यहाँ पे मिला। अब मुझे गामा डी पहले मिलेगा कि नहीं, मतलब और जल्दी मैं चाहता हूँ कंपैक्ट हो, तो और तेज एनर्जी लगाया। मतलब हम लगा दे रहे हैं अब E1 से ज्यादा E2 एनर्जी, E1 से ज्यादा क्या, E2 एनर्जी को, मतलब E2 एनर्जी लगा रहा हूँ और तेज। मतलब अब की बार कर्व जो बनेगा ऐसे कुछ बन जाएगा, चेंज नहीं होगा, मतलब पहले कुछ ऐसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसा सा। ऐसा मतलब यहाँ देखो, अब मुझे जो हाँ आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है, वो मान लो मुझे इतना जल्दी मिल गया, यहाँ मिल गया। ठीक, कब, जब मैंने सेकेंड बार और तेज एनर्जी लगा, मतलब E2 एनर्जी लगा दी। ठीक, तो मुझे जो ड्राई डेंसिटी थी, सॉरी ड्राई यूनिट वेट, ये आपका ड्राई यूनिट वेट गामा D2 ये और पहले मिला मिला ना। मतलब यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि आपका जब आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसे लिखो अपॉन द कंपैक्टिव एफर्ट बोलोगे, जब कंपैक्टिव एफर्ट हम बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारा ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और वो हमें पहले प्राप्त हो रही है। और उससे क्या हो रहा है, देखो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू भी घट रही है। देखो पहले यहाँ था, अब यहाँ आ रहा है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक, मतलब ये OMC1 बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो। ठीक, तो ये समझ में आया ना कि डिग्री ऑफ कंपैक्शन क्या है। तो अब बहुत लोगों को विचार आ रहा होगा कि सर क्यों ना हम मतलब और तेज बढ़ा दें एनर्जी, मतलब और तेज लगा दें, मतलब E3 लगा दें, तो और जल्दी प्राप्त होगा। हाँ प्राप्त होगा, लेकिन अब जिस रेट से यहाँ, जैसे यहाँ इतना आपको प्राप्त हुआ ना, अब यहाँ जैसे इतना आपको ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होते मिला, लेकिन आप अगर फर्दर और बढ़ाओगे, जैसे मैंने मान लिया E3 बढ़ाया, जैसे E3 ऐसे बढ़ा दिया, तो हाँ ये तो होगा कि ड्राई डेंसिटी आपका थोड़ा बहुत बढ़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत पहले मिल जाएगा, लेकिन इतना जितना आपके इसके कंपेयर में यहाँ बढ़ा वो नहीं होगा, मतलब उतना हमेशा नहीं बढ़ता जाएगा। मतलब एक एनर्जी के बाद ऐसा नहीं होता कि इन्फिनिटी आप बढ़ाते जाए तो आपको ड्राई डेंसिटी बढ़ते ही जाएगा। मतलब कंपैक्टिव एफर्ट, यहाँ E1 को मैं बोल दे रहा हूँ, E1 क्या है आपका, कंपैक्टिव इफर्ट, कंपैक्टिव इफर्ट। ठीक,
तो मतलब कहने का मतलब कि अगर आप और भी बढ़ाते गए तो ऐसा नहीं होगा कि ड्राई डेंसिटी हमेशा बढ़ते ही जाएगी बढ़ते जाएगी, मतलब इन्फिनिटी तक ये नहीं रहता, एक सुटेबल अमाउंट तक। ठीक, मतलब यहाँ E3 यहाँ भी बढ़ेगा, देखो हल्का सा ही बढ़ेगा। आप यहाँ देखो कितना बढ़ा, अब इतना ही मान लो यहाँ आपको अगर प्राप्त हुआ, ये यहाँ प्राप्त हुआ, तो देखो बस अब की बार देखो, पिछली बार इतना बढ़ा था, अब की बार बस इतने ही बढ़ेगा। मतलब गामा डी, ये आपको गामा D3 मिल रहा है, ये मान लो गामा D3 मिल रहा है, गामा D3। ठीक, तो इतना यहाँ मिल रहा है, मतलब यहाँ पर तो आपको मिल भी रहा है। ये देखो दो साइड्स होते हैं, ये भी जानते हैं आप लोग। जैसे मतलब इधर जो बोल, जैसे देखो ये मैं कर बनाऊँ यहाँ छोटा सा, बस समझिएगा, ऐसे एक कर्व बना रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ देखो दो साइड्स होती है, कौन सी, जैसे मैं ये कर्व बनाता हूँ, ये कर्व बनाता हूँ, यही वाला कर्व है, ऐसे मान लो रफली है। ठीक, आप लोग अच्छे से बनाइएगा कर्व। अब यहाँ पर देखो ये ऐसे बना दिया। अब यहाँ मुझे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गामा डी मिला था। ठीक, गामा डी मैक्स मिला था और मेरा OMC मिला। तो OMC के इधर की साइड बोला जाता है, इधर की साइड बोला जाता है ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम। मतलब जो ये गामा डी मैक्स मिला इसके इधर साइड, ध्यान दीजिएगा, इसके इस साइड आपको क्या मिल रहा है, ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम। और इधर जाओगे OMC के इधर, तो इधर बोला जाता है वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम, वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। ठीक, तो यहाँ पर जो भी ड्राई डेंसिटी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो कहाँ पर, ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम की साइड मिल रहा है। लेकिन वेट साइड में यहाँ तो मैंने कर्व सही बनाया ना, ऐसे और पतला बनता है। ठीक, चलो मैं कर्व फिर से एक बार बना दूँ, ये सही बनाना ही। ठीक, देखो ऐसा कुछ कर्व बनाइएगा, ये अब सही है। ठीक, देखो एक बार फिर से समझ लो, आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे नीचे की साइड को हम क्या दिखाते हैं, वाटर कंटेंट, ऊपर की साइड को क्या दिखाते हैं, ड्राई यूनिट वेट। ठीक, तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, इवन कंपैक्टिव इफर्ट की सहायता से कंपैक्ट कर रहे हैं, तब मुझे जो ड्राई यूनिट वेट है ये यहाँ मिला, मतलब यहाँ मिला। ठीक, ड्राई यूनिट वेट यहाँ मिला, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यही होता है। और जहाँ पर ये आपका मैक्सिमम मिला, ये हमारा होता है ड्राई यूनिट वेट, मतलब ये आपको गामा D1 मिला। ठीक, अब आपने किया कि और कंपैक्ट, और तेजी से और एनर्जी लगा के लगाया, मतलब E2 कंपैक्टिव एफर्ट से लगाया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका ड्राई यूनिट वेट और पहले मिल गया, यहाँ मिल गया। ठीक, देखो यहाँ मिल गया, और आपका क्या हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पर गामा डी मैक्स यहाँ पर आ गया, मतलब गामा डी मैक्स की वैल्यू भी बढ़ी और पहले भी हमें मिल गया। ठीक, चलो, और यहाँ से क्या हुआ, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू घट भी गए, मतलब डिक्रीज होते हुए दिख रही है। अगर आपने फर्दर और इंक्रीज किया, ठीक, तो यहाँ पर बढ़ी, लेकिन उतनी सिग्निफिकेंट नहीं बढ़ी जितना पहले बढ़ रहा था। मतलब और ज़्यादा मिलेगा गामा डी, और पहले भी मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। मतलब इसका कहने का मतलब कि आप ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे बढ़ाते गए इतना ज़्यादा एनर्जी लगा दो कि आपका कंपैक्टिव एफर्ट, मतलब जो ये गामा डी है और पहले मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, एक लिमिट होती है उसकी भी। तो यहाँ गामा D3 देखोगे थोड़ा सा बढ़ा, और यहाँ देखोगे वेट साइड में हमारा बढ़ता ही नहीं, बहुत कम बढ़ता है, एकदम जीरो बढ़ता है। ठीक, तो चलो यही सारी चीज़ें हम लिखते चलते हैं। समझ में आया ना डिग्री ऑफ कंपैक्शन क्या होता है, ये कर्व बहुत लोग को समझ ही नहीं आता। ठीक, चलो अब लिखो, एक एक करके हम लिखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखते हैं कि अपॉन increasing the compactive effort। ठीक, तो हमारा क्या हो रहा है, कंपैक्टिव एफर्ट बढ़ा रहे, तो गामा डी जो है, जो गामा डी मतलब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ये आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। और क्या हो रहा है, एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है, आपको कर्व में दिखा भी। देखो आपका जो है ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू घट रही है, और वहीं ड्राई यूनिट वेट बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखो पहले यहाँ मिल रहा था, अब यहाँ मिल रहा, और उसके बाद और यहाँ मिल रहा, और पहले भी मिल रहा है। ठीक, हो रहा है ना। अब देखो सेकंड हमने किया था कि अगर आप और बढ़ाते जाएंगे तो उतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं होगा, मतलब आप सेकंड के बाद यहाँ आए तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ। लेकिन वेट साइड में देखोगे तो वेट साइड, ये देखो ये बताया ना, वेट साइड और ड्राई साइड, तो वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में देखोगे तो वहां पर एकदम मतलब कुछ भी नहीं, एकदम मतलब बोल सकते हो नॉट सिग्निफिकेंट अमाउंट में हो रहा है। ठीक, चलो सेकंड यही लिख दे रहे हैं कि विथ इंक्रीज
with increase in compactive effort, ठीक। तो हमारा क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन गामा डी इज ऑब्जर्व्ड, ठीक। ऑन कहाँ पर, ड्राई साइड ऑप्टिमम में, ऑन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम। और वहीं अगर आप वेयर एज ऑन वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम, वेट साइड ऐसे लिखो, वेट साइड में ऐसे लिख दे रहा हूँ, वेट साइड में अगर इंक्रीज कर रहे हो तो इन गामा डी इज नॉट सिग्निफिकेंट इंक्रीज, इट नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ऐसे ही लिख दो, नॉट सिग्निफिकेंट इंक्रीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो, विथ इंक्रीज इन द कंपैक्टिव एफर्ट। अब आप और बढ़ा रहे हो तो देख आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन गामा डी ऑब्जर्व ऑन ड्राई साइड। मतलब आप ड्राई साइड में देख रहे हो कितना, एक सिग्निफिकेंट, ज्यादा नहीं देखने मिले, बस थोड़ा बहुत देखने मिलेगा, ठीक। और वहीं वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में देखोगे तो गामा डी इज नॉट सिग्निफिकेंट, यहाँ कुछ हो रहा है, एकदम नेग्लेजिबल हो जाता है, ऐसे ग्राफ एकदम आकर सट भी जाएगा, एकदम जीरो ही होता है, ठीक। अगर आप और भी फर्दर और बढ़ाते गए तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ भी आपका ड्राई साइड में भी कोई नहीं देखने मिलेगा, मतलब नॉट सिग्निफिकेंट अमाउंट में रहेगा। चलो ये भी लिख दे रहा हूँ कि अगर फर्दर आप थर्ड अपॉन फर्दर इंक्रीजिंग द कंपैक्टिव एफर्ट, इंक्रीजिंग द कंपैक्टिव एफर्ट्स, ठीक। तो क्या होगा, नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन गामा डी इज ऑब्जर्व्ड, कहाँ पर, इवन ऑन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, ठीक। एंड वेट साइड में भी। अब वेट साइड में तो एकदम जब यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट नहीं मिला है तो वेट साइड में तो एकदम नेग्लेजिबल हो जाएगा, ठीक। ऐसे लिखो, एंड ऑन वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम इंक्रीज इन गामा डी विल बी नेग्लेजिबल, ठीक, नेग्लेजिबल। समझ में आना क्या बोला कि अपॉन फर्दर इंक्रीजिंग द कंपैक्टिव एफर्ट, मतलब अब और आप फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं तो गामा डी जो होगा वेट साइड, सॉरी ड्राई साइड में भी आपको नेग्लेजिबल, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं देखने मिलेगा, और ड्राई साइड में तो एकदम नेग्लेजिबल हो जाएगा, ठीक। इसका कहने का मतलब ये रहा। चलो समझ में आना। अब एक नोट पॉइंट यहाँ इससे हम लिख सकते हैं, यही इसका मतलब है पूरा। अगर देखें कि इट मीन्स अगर हम कंपैक्टिव एफर्ट ऐसे इन्फिनिटी तक बढ़ाते जाए तो क्या कंपैक्शन एफर्ट बढ़ेगा, तो नहीं बढ़ेगा, ठीक। हमने कर्व के थ्रू भी देख लिया, ठीक। तो ऐसे लिख सकते हो, इट मीन्स दैट अपॉन इंक्रीजिंग द कंपैक्टिव एफर्ट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, मतलब आप ऐसे बढ़ाते जाओ तो क्या आपको दिखेगी कंपैक्टिव, मतलब कंपैक्शन एफिशिएंसी देखने मिलेगा, नहीं देखने मिलेगी, ठीक। तो क्या लिखा, इट मीन्स दैट अपॉन इंक्रीजिंग द कंपैक्टिव एफर्ट इफिशियंसी, ऐसे लिखो, कंपैक्शन इफिशियंसी डज नॉट इंक्रीज इन्फिनिटी तक, ठीक। तो ऐसा कभी नहीं होगा इन्फिनिटी तक, ठीक। समझ में आया ना पूरा। चलो बढ़िया। अब यहाँ पर भी एक लाइन बनती है, कैसे, अभी आपने नोटिस किया हो, देखो एक बार मैं कर्व को और बना रहा हूँ, आप सबको दोबारा क्लियर हो जाएगा। देखो ये आपका जैसे कर्व था, ऐसा कुछ कर्व था ना, देखो ये पहला कर्व E1 जब आपने कंपैक्टिव एफर्ट लगाया तो कुछ ऐसा बना, उसके बाद E2 कंपैक्टिव एफर्ट लगाया तो कुछ ऐसा बना, सही बनाइएगा, देखो जल्दी जल्दी बना रहा हूँ मैं। फिर E3 लगाया तो कुछ ऐसा बना, चलो तो मान लो ऐसा बना,
ये पहला कंपैक्टिव मतलब गामा डी मैक्स, ये दूसरा मिल गया और ये हमें तीसरा मिल गया। ठीक, अब इनको अगर आप ज्वाइन करो तो एक लाइन सा आपको दिख रहा है, एक सेकंड देखो, इनको अगर मैं ज्वाइन करूँ तो एक लाइन सा दिख रहा है, देखो ऐसे मैं अगर ज्वाइन कर दूँ तो एक लाइन सा बन रहा है, देखो बन रहा है ना। तो ये जो लाइन बनती है इसे बोला जाता है लाइन ऑफ ऑप्टिमम। ठीक, इसे बोला जाता है लाइन ऑफ ऑप्टिमम, या एक नाम से और बोला जाता है ऑप्टिमम, या लाइन ऑफ ऑप्टिमस भी बोला जाता है, लाइन ऑफ ऑप्टिमस। ठीक, दोनों नाम से ऑप्टिमम ऑप्टिमस एक ही बात है। ठीक, अब ये जो लाइन होती है देखो अप्रॉक्सीमेट पैरेलल होती है किसके, जीरो एयर वाइड लाइन, देखो है ना, ये अप्रॉक्सीमेट हम पैरेलल मानते हैं किसके, जीरो एयर वाइड लाइन के। एक ही लाइन खींचिएगा, जीरो एयर वाइड लाइन के। ठीक, इसके पैरेलल मानी जाती है। ठीक, तो चलो लिख दो यही कि अलाइन ज्वाइनिंग all the points of optimum moisture content। ठीक, तो ये लाइन हमने सारी ज्वाइन कर ली, तो उसे क्या बोल रहे हैं, देन इट इज नन एज क्या बोले, लाइन ऑफ ऑप्टिमम। ऑप्टिमम बोले या ऑप्टिमस, कोई चीज बोल सकते हो। ठीक, ऑप्टिमम एक ही चीज मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक, ऑप्टिमस आप लिख देना, लिखना हो। ठीक, और ये लाइन मैंने बोला अप्रॉक्सीमेट पैरेलल होती है किसके, जीरो एयर वाइड लाइन, ये भी लिख लो। दिस लाइन इज नियरली पैरेलल टू किसके, जीरो एयर वाइड लाइन के, जीरो एयर वाइड लाइन के। ठीक, समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ सभी जो आप यहाँ आपको यहाँ पर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, हमने एक चीज सीखी थी कि जहाँ पर भी हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगी, या तो वहाँ एकदम सूखा हुआ कंडीशन होना चाहिए, या तो एकदम डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 100% होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, तो यही एक पॉइंट लिख लो कि एट ऑल OMC जो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, सैचुरेशन वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, शुड बी कांस्टेंट। ठीक, तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। अभी इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला सबको याद है, S = वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट होती है हमेशा। ठीक, समझ में आ रहा ना कि मैंने बोला था कि आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कहाँ पर मिलेगा, या तो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाए, या तो पानी उसमें रहे ना, तभी आपका क्या होता है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है। तो यहाँ पर इसका मतलब है क्या कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू एकदम 100% तक पहुंच गई है। ठीक, अब इसको चेंज करके और भी तरह से लिखा जाता है। देखो इसे मैं ऐसे लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, यही होता है। ठीक, अब यहाँ दिख रहा होगा आपको वाटर अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ 1 अपॉन ये 1 हो जाएगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब ये वाली वैल्यू आपको कांस्टेंट दिखेगी। अगर इस तरह आ जाए तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये सब आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ठीक, लेकिन अब क्या होता है जब आप प्रैक्टिकली जाओगे तो वहां पर मतलब ऐसा नहीं होता। क्यों, देखो अब आप अगर प्रैक्टिकली जाओगे तो सभी OMC पे आप 100% डिग्री ऑफ सेचुरेशन ले रहे हैं, लेकिन इतना नहीं होता। डिग्री ऑफ सेचुरेशन 85 to 90% होता है। क्यों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका मतलब लेने का मतलब क्या हुआ, एट ऑल OMC डिग्री ऑफ सेचुरेशन शुड बी कांस्टेंट। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब यहाँ पर पहुंच रहे हो तो दो कंडीशन सिर्फ बन रही है, क्या, एक तो उसमें सिर्फ सॉलिड बच रहे हैं, एक तो उसमें सॉलिड्स और एक उसमें पूरा ऐसे पानी, यही चीज बच रहा है, तभी तो आपका क्या हो रहा है, पूरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% आएगा। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप पूरी तरह से एयर को निकाल दे, ये ऐसा नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि जब देखो जब आप कंपैक्ट कर रहे हो और एयर बाहर निकल रहा है, ठीक, अभी देखो जैसे मैं ये मान लो कोई चीज है ऐसे कंपैक्ट करके किया, अब यहाँ जब मैं उठा रहा हूँ ये, जैसे ये चीज ऐसे कंपैक्ट किया, अब इसे जब मैं अपना इंस्ट्रूमेंट उठाया तो ये बाहर निकला, अब क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ एयर ऑटोमेटिक ऐसे चला जाएगा। फिर आपने ऐसे रखा मशीन, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट रखा तो उसमें से एयर बाहर निकली, फिर आपने उठाया तो कुछ ना कुछ % एयर इसमें आ जाती है फिर से। ठीक, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरा आप 100% एयर वहां से निकाल दो, सिर्फ वाटर और सॉलिड बचे, ऐसा नहीं हो पाता।
ठीक, समझ में आया ना? अगर ध्यान से सुना होगा समझ में आया होगा। तो चलो यही पॉइंट पहले लिखो, पूरा एकदम जो जो बताया वो लिख दे रहा हूँ, ठीक हो। एट ऑल ओ एम सी, एट ऑल ओ एम सी, जो आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वो हम कितना लेते हैं? इज अप्रॉक्सीमेटली, इज अप्रॉक्सीमेटली 85 से 90% तक होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकली, it is not practically possible to remove all the air, कहाँ से? फ्रॉम द सैंपल से, ऑल द एयर फ्रॉम द सैंपल, ठीक, फ्रॉम द सैंपल। ठीक, समझ में आया ना कि क्यों नहीं हो रहा? जब हम चल रहे हैं एट द ऑल एम सी डिग्री ऑफ सेचुरेशन, हम कितना 85 से 90% ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं पॉसिबल है कि सभी एयर वाइड्स को आप वहां से निकाल पाए। कैसे हो रहा है? देखो, एज ऑन लिफ्टिंग द हैमर, जैसे आप क्या कर रहे हैं? हैमर को उठा रहे हैं, ठीक। कब? वाइल कंपैक्टिंग, ठीक, वाइल कंपैक्टिंग सर्टेन अमाउंट, ठीक, एक सेकेंड, अब यहाँ लिख दो, अभी मैं समझा दूंगा एक बार फिर से, ठीक। सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर विल इनवर्सली, ऐसे नहीं, इनवर्सली, ठीक, क्या आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं, इनवर्टली कम इन दी सॉइल मास। अब देखो पूरा समझो क्या लिखा मैंने, कि एट ऑल एमसी, सभी एमसी पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 85 से 90% ही होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है सभी एयर को सॉइल से निकालना। क्यों? जैसे ही आप कंपैक्ट करें हैमर को, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर तो बाहर गई, लेकिन जैसे ही आप उसे लिफ्ट कर रहा है, जैसे हैमर को उठा रहे हो, तैसे क्या हो रहा है? तुरंत आपका एयर फिर से वापस आ जा रहा है, किसमें? सॉइल मास में, ठीक। यही कारण है कि आप पूरा का पूरा एयर ऐसे नहीं निकाल पाते। यहाँ हम लेके चल रहे हैं, हाँ, डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 1 लेके चलते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल होता। कैलकुलेशन के लिए लिया जाता है, कहीं कहीं पर क्या होता है, जब आप कंपिटेटिव एग्जाम दोगे तो ये कहीं कहीं पर 85 से 90% वाला भी पूछ लेता है, 100% वाला भी पूछ लेता है, तो दोनों वैल्यू ध्यान रखना, ठीक, क्लियर ना? चलो अब हम देखते हैं अगला। यहाँ पहला सेकंड आपका खत्म होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक, मैंने बहुत डिटेल में गए। अब देखते हैं अगला क्या था। थर्ड था आपका मेथड ऑफ कंपैक्शन। उसके लिए तो मैंने पीडीएफ बना रखी है, मेथड ऑफ कंपैक्शन, ठीक। चलो इसको देखते हैं, उसके लिए मैं पीपीटी ओपन कर दे रहा हूँ। चलो तो देखो, मेथड्स ऑफ कंपैक्शन, मतलब इसमें कौन कौन से मेथड के थ्रू हम कंपैक्ट कर सकते हैं, ये आपको फोटो इमेजेस के थ्रू अच्छे समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इसका पीपीटी बना दिया, ठीक। देखो क्या हो रहा है, पहला मेथड आपका होता है रैमर्स या टेम्पर्स। ये आपके होते हैं, ये आपका टेम्पर मशीन है, ये मेनली छोटे छोटे जगहों के लिए। अब ऐसा नहीं आपको 20 किलोमीटर की रोड बनानी है तो इसका यूज कर लो। देखो यहाँ क्या हुआ है, ऐसे छोटा सा रोड डैमेज हुआ है तो वहां पर इसको टैंपिंग करने के लिए सॉइल को इसका लाया गया है, ठीक। तो ये आपका होता है रैमर्स एंड टेम्पर्स की चीज होती है, ठीक। देखो इसके थ्रू हम कंपेयर करते हैं, क्या है, दीज आर यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, मतलब ये सभी प्रकार की सॉइल के लिए सुटेबल होती है, ठीक। उसके बाद अगला क्या है, इट इज यूजेस फॉर इम्पैक्ट एक्शन टू कंपैक्ट दिस सॉइल। किसके थ्रू ये होता है, इम्पैक्ट एक्शन लगाता है, उसी के कारण ये सॉइल को क्या कर रहा है, कंपैक्ट कर रहा है, ठीक। अब इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, वही से लिखा है, इट इज यूज इन कन्फाइंड एरिया लाइक कंपैक्टिंग द बैकफील्ड, ट्रेंच, बेसमेंट, वॉल, ठीक। इन सभी जगहों पर इसका यूज किया जाता है। ऐसे देखो छोटा सा रोड ये डैमेज हो गया तो उसको कंपैक्ट करने के लिए ले आए, ठीक। मतलब ये बड़े एरिया के लिए नहीं, अब इतना ही एरिया ये कंपैक्ट करेगा तो क्या होगा, ऐसे ये देखो ये आदमी थोड़ा थोड़ा ऐसे उठा कर हर जगह कंपैक्ट करता रहेगा, ठीक। चलो समझ में आया ना कि पहला क्या है आपका रैमर एंड टेम्पर्स, ठीक। अब सेकंड मेथड होता है रोलर्स। रोलर्स तो सबने देखा होगा, ये वाला तो सबने देखा होगा, क्या, स्मूथ व्हील्ड रोलर, और ये सी फुट रोलर, और एक का आता है न्यूमेट्रिक रोलर, एक और है वाइब्रेटरी रोलर, वो भी लिख लेना, ठीक, वो लिखा हूँ आगे शायद, ठीक। चलो
तो देखो स्मूथ व्हील रोलर, सबने आपने गांव में रोड बनते हुए जरूर देखा होगा, तो वहां पर इसको जरूर देखा। ये कि कहाँ पर यूज होता है, इट इज यूज फॉर क्रश स्टोन, सैंड, ग्रेवल, इन सभी को क्रश करने के लिए। इस ये कौन से प्रिंसिपल, इट वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर एक्शन, यही तो करता है ना। जैसे ये आपके गिट्टी हो गए, ऐसे ऐसे बहुत सारी, तो उस पर क्या करता है, प्रेशर लगा के सबको एक समान करता है। देखो ऐसे कुछ, ये सबने देखा होगा, ऐसे देखा होगा, 2 पहिए वाला देखा होगा आप लोगों ने, ठीक। तो ये आपका कहलाता है स्मूथ व्हील रोलर, ठीक। चलो अब ये कहाँ पर मेनली ज़्यादा यूज कहाँ पर होता है, रोड कंस्ट्रक्शन में से, तो सबने रोड बनते हुए देखा है, सबने ये देखा होगा। सेकंड आपका आता है सी फुट रोलर। इसमें क्या होता है, ऐसे जो आपके शिप्स होते हैं, जैसे भेड़िए बोलते हैं, उनकी तरह इनके जैसे उनके पैर के ये फुट होते हैं, उसी की तरह इस पे निशान बने होते हैं। देखो ऐसे कुछ, ये आपके भेड़ के निशान की तरह, मतलब भेड़ के जो पाँव होते हैं उसी की तरह बनाए होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया सी फुटेड रोलर, ठीक। अब इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, फॉर क्लेई सॉइल। अब क्लेई सॉइल में आपको याद है ना कि इम्पैक्ट एक्शन या नीडिंग एक्शन ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए वहां पर इसका यूज किया जाता है, ठीक। तो देखो लिखा भी है, इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नीडिंग एक्शन। नीडिंग एक्शन से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, एरिया की वैल्यू कम हो रही है। अब मालूम है ना, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब यह एरिया काफी कम कर दिया, ये घट रहा है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, ये आपका स्ट्रेस ज्यादा लगता है, ठीक, जिससे आपका क्लेई सॉइल में यही ज्यादा चाहिए, ठीक। चलो इसका यूज कहां पर किया जाता है, कोर अर्थन डैम। ये पता है कोर क्या होता है, देखो अगर मैं बताऊं, ये आपका एक अर्थन डैम है, देखो ये आपका एक अर्थन डैम होता है। अब इसका कोर हम इतना अच्छे से बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने ये पीली से ऐसे कोर दिखा दिया, ऐसे कोर। अब इसको हम क्या करते हैं, अच्छे से कंपेक्ट करते हैं। अब इसमें ऐसी सॉइल यूज करेंगे जो काफी कम परमेबल हो और काफी लोड बियर कर सके, ठीक। तो इसलिए अगर ज्यादा देखो, अब अगर आपने ये सैंड वेड यूज कर लिया, तो इसमें पानी का ऐसे लीकेज कर जाएगा कि नहीं, ऐसे देखो पानी इसमें से पास कर जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल क्या होता है, आपका कम परमेबल होता है, उसमें मतलब पानी ज़्यादा आसानी से पास नहीं कर सकती, ठीक। तो इसलिए हम उसमें क्या यूज करते हैं, आपका कोर ऑफ अर्थन डैम में यूज करते हैं। इसमें क्लेई सॉइल यूज किया जाता है कोर ऑफ अर्थन डैम में, ठीक। तो ये सारा रीजन है, बहुत सारे रीजन है, अब यहाँ उतना पढ़ना आपकी जरूरी नहीं है। चलो अब देखते हैं न्यूमेटिक रोलर। न्यूमेटिक टायर रोलर लिख सकते हो आप, क्योंकि इसमें एक टायर की तरह ऐसे लगा होता है, देखो ये आपका, ठीक। ये आपका कहलाता है न्यूमेटिक रोलर। देखो क्या है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, सैंड, ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल, क्ले सॉइल, सबके लिए। लेकिन ये नहीं सूटेबल होता है फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, बस एक के लिए नहीं सूटेबल होता, ठीक। अब ये कौन से, ये भी प्रेशर एंड नीडिंग एक्शन पे काम करता है। और ये कहाँ पर यूज किया जाता है, बेस में, सब बेस इम्बैक्टमेंट में, एयरफील्ड में, अर्थन डैम्स में, हाईवेज में, इन सभी जगहों पर इसका यूज होता है, ठीक। चलो अब देखो आगे देखते हैं, आगे एक लास्ट है वाइब्रेटरी रोलर। इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन ऐसे एक्शन लगाता है, तो जहां पर आपका सैंड होता है वहां पर वाइब्रेटरी चाहिए, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद देखो वही वाइब्रेशन एक्शन पे काम करेगा, और इसका यूज कहां पर, फाउंडेशन में, ऑयल टैंक बनाने में, वहां पर मतलब ऑयल टैंक का इम्बैक्टमेंट बनाने में वहां पर यूज किया जाता है, ठीक। चलो ये समझ में आया ना कितने मेथड के होते हैं। अगला आपका इसी में आता है एक मेथड और, वाइब्रो फ्लोटेशन। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ मैंने इमेज लाया है, इसके थ्रू समझ में आ जाएगा। देखो वाइब्रो फ्लोटेशन क्या होता है, एक ऐसा मशीन होता है, इसको क्या कहते, पहले कहते हैं 30 मीटर तक ऐसे अंदर ले जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, ये मशीन क्या करती है, वाइब्रेशन निकालती है। देखो ऐसे कुछ वाइब्रेशन, आपने शक्तिमान देखा है, तो शक्तिमान में ऐसे कोई छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगा रहा था हर जगह, जिससे भूकंप आने वाला था, अगर देखा होगा तो सबको मालूम होगा। तो वैसा ही समझिए कि ऐसे नीचे 30 मीटर तक ऐसे भेजेंगे, फिर ये क्या करेगा, ये मशीन ऐसे वाइब्रेशन लाएगी। अब इसी वाइब्रेशन की वजह से आसपास की मिट्टी ऐसे कंपैक्ट हो जाएगी, ठीक। अब ये अलग अलग सॉइल के आधार पे, जैसे सॉइल कैसी है उसके आधार पे ये इतना एरिया कंपेक्ट करेगा। अगर आसपास की सॉइल कम कन्फाइंड होगी तो ज़्यादा करेगा, अगर मतलब काफ़ी कन्फाइंड होगी, मतलब पास पास ऐसे होगी, तो ये ज़्यादा एरिया तक नहीं कर पाता, ठीक। देखो यही सारी चीज़ें लिखी है। क्या लिखा है, इट यूज फॉर कंपैक्टिंग सैंडी डिपोजिट सॉइल, ठीक। मेनली कहाँ पर, सैंडी मतलब जो सैंडी सॉइल मतलब कोहेजनलेस सॉइल के लिए सुटेबल होती है।
इन दिस कंपैक्शन कैन कैरीड आउट इवन अप टू 30 मीटर डेप्थ तक, मतलब 30 मीटर डेप्थ तक हम इसे कर सकते हैं। ठीक, द फ्लोट इज इंसर्टेड, मतलब ये जो आप अंदर मशीन को इंसर्ट करें उसे फ्लोट बोला जा रहा है। तो उसको कहाँ इंसर्ट करते हैं, ग्राउंड में, किससे, वाटर जैक के थ्रू, मतलब पानी के धारा के साथ इसे इंसर्ट कर दिया जाता है अंदर, जितना आपको डेप्थ तक कंपेयर करना है। व्हेन इट हैज रीच द रिक्वायर्ड डेप्थ, जब आपका ये रिक्वायर्ड डेप्थ तक पहुंच गया तो आपको वाइब्रेशन स्टार्ट कर देना है और वहां पर आपका कंपैक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक, समझ आया ना। चलो, अब ऐसे एक मेथड और आता है, पाउंडिंग मेथड और एक्सप्लोजिव मेथड, और भी आते हैं, जैसे कंपैक्शन पाइल भी एक होता है, उसके थ्रू आप कंपैक्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पर पाउंडिंग क्या है कि आपको कोई ऐसे बड़ा सा मास, मतलब कोई हैवी मास लिए उसको सॉइल में ऐसे कंपैक्ट कर रहे हैं। जैसे ये मान लो कोई आपका हैवी वेट है, अब इसी को आप ऐसे गिरा रहे हैं, तो वही कहलाता है पाउंडिंग मेथड। एक्सप्लोजिव में क्या होता है, बड़े बड़े ऐसे विस्फोट किए जाते हैं, उसके द्वारा जो आपका कंपैक्शन होता है वो आपका एक्सप्लोजिव मेथड कहलाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया मेथड्स ऑफ कंपैक्शन। ठीक, क्लियर ना। तो ये मैं ऐड कर दूंगा नोट्स के साथ। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते जाओ कहाँ तक हमने कवर कर लिया। पहला वाटर कंटेंट देख लिया, डिग्री ऑफ कंपैक्शन देख लिया, मेथड ऑफ कंपैक्शन देख लिया। अब चलो अगला देखते हैं टाइप ऑफ सॉइल के आधार पे। ठीक, मतलब कौन कौन से फैक्टर है टाइप ऑफ सॉइल में, ये समझ में आया ना, ये मैं ऐड कर दिया उसमें। अब अगला देखो टाइप ऑफ सॉइल में, टाइप ऑफ सॉइल। अब ये सॉइल के आधार पे, जैसे जिस प्रकार की आपकी सॉइल रहेगी उसी प्रकार से आपका कंपैक्ट होगा। तो ये कर्व के थ्रू मैं समझाता जाऊंगा इसमें, और यहाँ पॉइंट्स लिखते जाऊंगा बगल में। देखो ये आपका मान लो कर्व है, और यहाँ पर वाटर कंटेंट, और यहाँ गामा डी की वैल्यू है। ठीक, अब देखो अगर आपका ग्रेडेशन की वैल्यू बढ़ाते जाओ, जैसे ग्रेडेशन समझते हैं ना, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, ऐसा है। ठीक, तो अगर आप ग्रेडेशन की वैल्यू बढ़ाते, जैसे वेल ग्रेडेड है, अब उससे घट जाओ, पुअरली ग्रेडेड हो गया, तो वहां पर आपकी ड्राई डेंसिटी घटेगी। जैसे मान लो ये आपका GW मतलब वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, और ये आपका मान लो GP मतलब पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है। तो आपको यहाँ कर्व के थ्रू ही मैंने दिखा दिया कि इसकी जो है ड्राई यूनिट वेट ज़्यादा है, गामा डी ज़्यादा है कंपेयर टू इसके। तो इससे क्या से मिला, तो पहला पॉइंट ये लिख सकते हो कि अगर आप ग्रेडेशन बढ़ा रहे हैं विथ इंक्रीज इन ग्रेडेशन, तो गामा डी आपका क्या हो रहा, आल्सो इंक्रीजेस। ठीक, गामा डी आपको भी बढ़ता है। यहाँ देख लो, अगर आपको लिखना हो कि टाइप ऑफ सॉइल में क्या क्या देखते हैं, पहला हम देखते हैं ग्रेडेशन। यहाँ हम पहला देखते हैं चीज उसका ग्रेडेशन, मतलब कौन से ग्रेड का है, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड, किस प्रकार का है, वो चीजें देखते हैं। ठीक, सेकंड हम देखते हैं कि उसकी प्लास्टिसिटी कैसी है। अब देखो सेकंड हम अभी पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी के आधार पे। थर्ड देखेंगे उसकी कंप्रेसिबिलिटी। ये तीन चीजें हम टाइप ऑफ सॉइल में देखते हैं। ठीक, तो पहला मैंने दिखा दिया कि अगर आप क्या कर रहे हैं, ओहो अब आपका दिख रहा होगा, चलिए अब आपको दिख रहा होगा। तो पहला मैंने यहाँ समझा दिया कि अगर आपका ग्रेडेशन बढ़ेगा, जैसे वेल ग्रेडेड से आपका, जैसे पुअरली ग्रेडेड से वेल ग्रेडेड सॉइल है, तो वहां पर आपकी ड्राई डेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक, तो वही लिखा मैंने, विथ इंक्रीज इन द ग्रेडेशन गामा डी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक, अब सेकंड लिखो, अगर आपकी प्लास्टिसिटी इंक्रीज होगी, जैसे आपका मान लो प्लास्टिसिटी समझ रहे हैं ना, जैसे मान लो ये आपकी एक सॉइल थी, ये आपकी सॉइल थी, अब यहाँ मान लिया सिल्टी सैंड, और यहाँ मान लिया सिल्टी क्ले। तो बताओ सिल्टी सैंड में ज्यादा प्लास्टिसिटी होगी इसकी सिल्टी क्ले में? तो आप सबका जवाब आएगा सर क्ले ज्यादा प्लास्टिक होता है। ठीक, तो इससे आपको यहाँ कर्व में क्या देखने मिल रहा है, अगर आप कर्व देखो यहाँ कर्व देख रहे हो, तो यहाँ इसकी ड्राई डेंसिटी ज्यादा है और इसकी कम है, मतलब प्लास्टिसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो आपकी ड्राई डेंसिटी घट रही है। तो यहाँ पर यही लिखोगे, अगर आपका क्या होता है विथ इंक्रीज इन प्लास्टिसिटी, तो क्या होता है गामा डी आपका डिक्रीज होगा। ठीक, तो गामा डी की वैल्यू आपकी घटती हुई दिख रही है, मैंने कर्व में भी दिखा दिया। ठीक, चलो समझ में आना। अब थर्ड देखो कंप्रेसिबिलिटी मतलब सॉइल कितना कंप्रेसिबल। अगर ये जैसे सैंड है, अब सैंड में क्या करते हैं, अगर आप लोड लगाना काफी ज्यादा कंप्रेस होता है। ठीक, तो मतलब अगर यहाँ मैं एक एग्जांपल लेके देखो यहाँ भी बना दूं, जैसे ये दो सॉइल, ये मान लो मैंने ले लिया, चलो ये मान लिया लो कंप्रेसिबल सॉइल है, और ये मैंने मान लिया इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल है। ठीक,
मतलब ये इसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है और इसकी मतलब मीडियम है, मतलब इससे तो ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? देखो ये मैंने मान लिया ये लो कंप्रेसिबल, मतलब इस पे आप लगा रहे हो, पहली सवाल ली कि लगा रहे हो लोड तो काफी कम कंप्रेसिबल हो रहा है। और ये मान लो हाई कंप्रेसिबल ले लो, चलो हाई कंप्रेसिबल मतलब इस पे लगा रहे हो तो काफी ज्यादा कंप्रेस होगा। तो आप ही बताओ, जब जो लोड लगाओ और काफी ज्यादा कंप्रेस हो जा रहा है तो उसकी ड्राई डेंसिटी कम रहेगी? हाँ रहेगी, मतलब गामा डी इसका कम रहेगा। और ये आपका क्या लो कंप्रेसिबल, मतलब ये काफी ज्यादा ऐसे इसमें स्ट्रेंथ आप लोड लगा रहे हैं और ये कम ऐसे मतलब कम आपका कंप्रेस हो रहा है। ठीक, तो इससे क्या पता चला कि अगर आपका विथ इंक्रीज इन कंप्रेसिबिलिटी, अगर आपकी कंप्रेसिबिलिटी बढ़ रही है विथ इंक्रीज इन कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक, अगर आपकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा आ रही है तो वहां गामा डी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक, मतलब सॉइल ज्यादा कंप्रेसिबल है, इसका मतलब क्या है? वो आपका लोड ज्यादा नहीं ले सकता है, आपका लोड लगा रहे हैं और ये आपका काफी कंप्रेस हो जा रहा है, इसका मतलब यही है। ठीक, तो आपको थर्ड समझ में आया? चलो, तो आज इतना ही रखते हैं, आज मुझे थोड़ा सा काम है तो मैंने इतना टाइम निकाल के इतना छोटा लेक्चर बना दिया, लेकिन चलो ठीक है, मैंने सोचा अपलोड कर दूं कुछ ना कुछ। ठीक, काफ़ी लोग कमेंट करने लगते हैं अगर एक दिन लेक्चर ना आए, इसीलिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड पढ़ते रहिएगा। आज हमने काफ़ी कम टॉपिक कवर किया, लेकिन ये डिग्री ऑफ कंपैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये कवर हो गया। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।